लेकिन मिसिंग पर्सन ये आप नहीं समझते कि बलूचिस्तान का एक संगीन मसला है और उस हवाले से बलोच कौम परस्तों की शिकायत बजा हैं? देखिए जी, मिसिंग पर्सन एक इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक इशू नहीं है, लेकिन क्या वो बलूचिस्तान का सबसे अहम इशू होगा? क्योंकि जैसे मिसिंग पर्सन्स हैं, फिर आज तक तो जो लोग मिसिंग पर्सन्स का ढोल रचाते हैं उनके मुंह से मैंने शोहदा की फैमिलीज़ के लिए या शोहदा के जो लवाकिन हैं उनके लिए तो एक लफ्ज़ तक नहीं सुना। मैं खुद एक नवाब कबीले से, एक रसानी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद शहीद हो गए 300 बंदों के साथ, मुझे किन मुश्किलात का सामना हुआ ये मुझे पता है, एक नवाब फैमिली की होने। क्या वो बच्चा, उसका भी हक नहीं है कि उसके जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं उनके कबीले के या उनके नवाब बैठे हुए हैं, उसके जो वालिद शहीद हुए हैं उसके लिए भी आवाज़ उठाए? क्या उनका दिन कैसे गुजरता है, उनके पास खाने का खाना है, एक दिन का रोटी है, क्या उनके पास पीने का पानी है? इस चीज़ को भी करना ज़हन में रखना चाहिए कि हर चीज़ के दो विक्टिम्स होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी विक्टिम होता है और सेकेंडरी विक्टिम होता है। मिसिंग पर्सनस की अगर हम बात करते हैं तो हमें शोहदा की लवाकिन ख़ानदानों के बारे में भी बात करना चाहिए। अच्छा, मैं अब आपकी वजारत की तरफ आता हूँ और शायद मेरा भी ये ख्याल है कि यहाँ पे कम से कम इस हवाले से राइट पर्सन पर द राइट जॉब का मामला है। तो वज़ीर बनने के बाद अभी तक आपने क्या कुछ किया? कुछ चंद मोटी चीज़ें मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल, सबसे ये अहम चीज़ ये है कि क्योंकि मैं कबायली निज़ाम से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, ये अपने कबीले का नवाबज़ादा हूँ और मिनिस्टर बलूचिस्तान के जब भी मैं इवेंट्स कराता हूँ, स्पोर्ट्स का हो, मैं उन बच्चों के साथ खुद ही खेलता हूँ। इससे ये होता है, मैसेज जाता है कि अगर हम इक्वालिटी के दावेदार हैं, हमें भी उसी ग्राउंड में खेलना चाहिए जहाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ खेलते हैं। ये एक। दूसरा, जब से मैं आया हूँ हमारा जो अप्रोच हुआ है इंक्लूसिव हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, स्पोर्ट्स के तवज्जुद से मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा आप जब चले जाते हैं तो उनके साथ स्टेडियम में, आप खुद भी मैदान में स्टेडियम में आप देख सकते हैं, हमारा जो ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप था, उधर मैंने खुद नुमाइंदगी की, एक टीम की, और बड़े लोग खुश हुए थे। मुझे फाउल भी किया गया। कौन सा खेल खेलते हैं आप? फुटबॉल। सिर्फ फुटबॉल? फुटबॉल भी खेलता हूँ, बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, मतलब मल्टी स्पोर्ट्स में खेलता हूँ। अच्छा। तो हमारा जो अप्रोच है, मैं ये नहीं समझता कि एक स्पोर्ट्स इवेंट कराने से हम स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। हमारा जो अप्रोच ये है कि हम नर्सरीज़ को टारगेट करें। नर्सरी से मुराद ये है कि कॉलेजेस हैं आपके, स्कूल्स हैं आपके, यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके, जहाँ लोग खेलना चाहते हैं, जहाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ खेलना चाहते हैं, उनको हम टारगेट करें, उनको मौके फ़राहम करें। इसी तरीके से मैं एक टीम अंडर 25 फ़ुटबॉल का थाईलैंड ले गया था, जिनमें आपके पूरे बलूचिस्तान के बच्चे थे। 300 से ज़ायद ट्रायल के लिए आए थे और 15 सेलेक्ट हुए। उनको मैं ले गया था थाईलैंड एक हफ़्ते के लिए और एक्सपोजर ट्रिप रहा, क्योंकि अगर मैं चाहता वो फंड्स इधर भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन जो फैसिलिटेशन उधर मिलती है यहाँ नहीं मिलती। और कल्चर के मद में क्या किया अभी तक आपने? कल्चर में हम कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि पहले जो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन हम एक मखसूस दिन, क्योंकि बलूचिस्तान में सारे कल्चर रहते हैं, उसमें पश्तून भी है, बलूच, हज़ारगी, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, लेकिन हर दिन का एक मखसूस दिन होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में सब ये इवेंट्स हम कराएं, ताकि इसमें, क्योंकि बलूचिस्तान एक मेल्टिंग पॉट है, इसमें सारे हमारे भाई रहते हैं, हमारे बहन रहते हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देयर शुड बी नो बाउंड्रीज बिटवीन देम। और यूथ के हवाले से मैं आना चाहता हूँ कि अभी भी हमारा डेलीगेशन आया है थाईलैंड से, उसमें हम स्कॉलरशिप्स फराहम कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में जिससे मैं ख़ुद ग्रेजुएट कर चुका हूँ। अच्छा जी, क्योंकि इससे खुशाइंद बात नहीं होगी कि वो हमारे धरती का बच्चा उसी यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसको वही अपॉर्चुनिटीज़ फराम हो जो कि मुझे हुई। अच्छा, यूथ के लिए पहले तो बात यह है कि ज़ाहिर बात है कि पेट भरा होगा तो उसके बाद कोई कल्चरल एक्टिविटी कर सकेगा, उसके बाद कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर सकेगा। तो यहाँ पे इतना पैसा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो खैबर पख्तूनख्वा दिवालिया हो चुका है फाइनेंशियली, कि उसकी वजह से यूथ के लिए कोई मंसूबा आप शुरू कर सकें और कोई रोज़गार के मौके देने के लिए भी कोई प्लान है? कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन हम एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा गवर्नमेंट है, हमारे पास इतने वो फंड्स भी बिल्कुल एग्जॉस्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट ने एग्जॉस्ट की थी,
और हमारे पास इतने एम्प्लॉयमेंट्स भी नहीं है कि हम यूथ को एडजस्ट कर सके। तो हम यूथ को जॉब्स देकर हैंडीकैप नहीं करना चाहते, हम उनको आइडिया देकर उनको ग्रूम करना चाहते हैं। अच्छा, एक मैं फिर वही तवक्को करूँगा कि आप दयानतदाराना जवाब देंगे। बलूचिस्तान के सरदार, नवाब, ख़वानीन जो वज़ीर रहे हैं, जो मुशीर रहे हैं, जो अरबपति बन गए, जो करबपति बन गए हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे जिनके हाथ से अरबों अरबों उनके गनों से निकले, ये लोग अगर अपने वसाइल का 50% भी वो मुंतकिल कर ले आवाम तक, बलूचिस्तान में कोई गरीब रह सकेगा? नहीं रह सकेगा, बिल्कुल। ये क्योंकि ये एक फैक्ट है और इसमें दो राय नहीं है कि अगर जितने भी हमारे सरमायादार हैं अपने इलाके में, एक मतलब छोटी सी मिसाल है, एक फैक्ट्री खोल दें, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा और लोग भी बेरोज़गारी से वो भी उनका ख़ात्मा होगा। तो ये एक फैक्ट है। अगर हम चाहें कि हम काम करना चाहते हैं, अपने लोगों की सियासत करना चाहते हैं, मुखलिस सियासत करना चाहते हैं, फिर तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। इस वक्त तो बड़ी अजीब सूरत हाल है। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान का, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान का, कई और अहम मनासिब बलूचिस्तान के, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान का। तो इन सब कुछ के बावजूद ये महरूमी क्यों ख़त्म नहीं हो रही? देखिए जी, और क्या महरूमी वाकई है भी या कि नहीं, उसको बड़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है? मेरा तो अंदाज़ा ये कि नहीं, महरूमी है। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि महरूमी है, क्योंकि अगर हम कहें कि महरूमी नहीं है, ये तो मुखलिस जवाब भी नहीं होगा। लेकिन फिर से आते हैं कि निगरान सेटअप भी है, इसको भी हमें जहन में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आता है, ख्वाह वो बलूचिस्तान का हो या फेडरल में, उनको चाहिए कि एक प्लान के तहत चले। प्लान से मुराद ये है कि सिर्फ 5 साल का प्लान नहीं हो, 10 साल का रखिए आप, 50 साल का रखिए आप, 13 साल का, 15 साल का, ताकि लॉन्ग टर्म एक प्लान हो आपके साथ। अगर निगरान गवर्नमेंट अभी आई है, हमें पता नहीं इलेक्शंस होंगे और फिर हम चले जाएंगे, अगर हम अभी कुछ बेहतरी लाते हैं, कल के दिन वो इलेक्टेड गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू रखेंगी या नहीं रखेंगी, ये सवाल बनता है। एक चीज़, ये जो सीपैक के तहत चीन से सरमायाकारी आ रही है, अभी अरब ममालिक सरमायाकारी करने आ रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। बिल्कुल। और हमें तो मरकज़ में ये बताया जाता है कि ये न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की खुशहाली की एक कलीद साबित होगी। लेकिन दूसरी राय हम ये सुन रहे हैं कि जी यहाँ के लोगों को ये डर है कि भाई ये तो बाहर से लोग आके यहाँ के वसाइल को लूट के ले जा रहे हैं और हमें क्या मिलेगा, उल्टा हमें शायद अक़लियत में बदला जा रहा है। तो एक्चुअल फीलिंग्स इस हवाले से लोगों की क्या हैं? और आप, मेरे लिए अभी भी आपके वजारत का टाइटल बड़ा टाइटल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने वाले एक शहीद के बेटे का टाइटल उससे बड़ा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें लोगों के ख़दशात में कितना वज़न है? सीपैक की जब हम बात करते हैं, मेरे ख़्याल में सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, पूरे ख़ित्ते के लिए एक गेम चेंजर है। तो जब इतना बड़ा मुल्क बलूचिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें अपने जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं उनको तरजीह देनी चाहिए। जहाँ भी मैं बैठा हूँ, चाइनीज़ सफ़ीर से मैंने बात की है कि इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि कुछ लोग डर रहे हैं कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और ये एक आम नॉर्मल सा फीलिंग है जब कोई इन्वेस्टर आता है, क्योंकि अगर कोई मेहमान हमारे घर में ज़्यादा देर तक बैठेगा तो हमें अनकंफर्टेबिलिटी वो उसका महसूस होगा। तो चाइना को और जो कि हमारी गवर्नमेंट है, ये चीज़ें वाज़ेह करनी चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गोल्स क्या हैं और गोल्स के बाद कब तक हम अचीव कर पाएंगे। अचीव करने के बाद हमारे जो लोकल हैं, पूरे पाकिस्तान का नहीं कह रहा, बलूचिस्तान का, क्योंकि बलूचिस्तान में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो लोकल्स को क्या फ़ायदे पहुँचेंगे। और ये भी वाज़ेह करना चाहिए कि क्योंकि अगर ये चीज़ें हम ट्रांसपेरेंसी से करें तो मेरे ख़्याल से ये जो एक्सप्लॉइटनेस का सेंस है वो मेरे ख्याल से डिक्रीज़ होगा।